नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री। चुनाव के दूसरे दौर का प्रचार थमने में अब बस 25 घंटे बचे हैं, लेकिन उससे पहले जमकर बयानबाजी हो रही है। बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देकर जो आरोप लगाए उस पर वो आज भी कायम है। आज एक बार फिर राजस्थान के टोंक में अपनी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो माताओं बहनों के गहनों का सर्वे करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर मुसलमानों के तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया। उधर यूपी के अमरोहा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर शरिया कानून लागू करने का आरोप लगा दिया। योगी के मुताबिक कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार बनने पर शरिया कानून लागू कर देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव 80% बनाम 20% का है। दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र इस तरह से तैयार किया गया कि वो पाकिस्तान में चुनाव जीत सकते हैं। मुसलमान पाकिस्तान के अलावा आज चुनाव में हनुमान की भी गूंज हुई। पीएम ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक में कांग्रेस शासन के दौरान लोगों को हनुमान चालीसा भी सुनने नहीं दिया जाता। यानी चुनाव के दूसरे दौर में मुसलमान, पाकिस्तान और हनुमान की चर्चा हो रही है। ऐसे में सवाल यह कि क्या प्रचार के शोर में ध्रुवीकरण का जोर है? आज इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले वार पलटवार कैसे हुआ है आप देख लीजिए। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो मंगलसूत्र होता है उसका सर्वे करेंगे। तो देश के प्रधानमंत्री ने एक हिंदू महिलाओं का जो बेइज्जती की है, अपमान किए हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है। मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये मनमोहन जी का बयान है। क्या हिंदू संस्कार उनको समझ में आए हैं? जब तक इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं लेगी, फिर हम नहीं मान सकते हैं कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन। कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की रही है। वहां एक छोटा दुकानदार भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहू लहान कर दिया गया। डेवलपमेंट पे नहीं लड़ रहे हैं, बेरोजगारी पे नहीं लड़ रहे हैं, महंगाई क्यों हुई उस पे नहीं लड़ रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराने में लड़ रहे हैं। कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस 50-60 साल यहाँ हुकूमत करती रही। कितने खुदा ना खास्ता हमारी बच्चियों, हमारी बेटियों के मंगलसूत्र कांग्रेस ने ले लिए और मुसलमानों को दे दिए। कांग्रेस के लोग अपने घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करेंगे, यानी शरिया कानून लागू करेंगे। एनडीए बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन है, वो देख रहे हैं कि जो इंडिया का ब्लॉक है वो आगे चल रहा है। ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? कांग्रेस हो या एनडीए हो, मैं रिलीजियस और कास्ट पॉलिटिक्स दोनों के खिलाफ हूं। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं ना, वो देश को कमजोर कर रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं? क्या प्रूफ है आपने, बताइए। पूरा देश जानता है कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधन पर माइनॉरिटी का पहला अधिकार है। अब मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है? इस देश में कोई संविधान है या नहीं? कि दिन भर जो है ना एक झूठ पर चर्चा होती है, सच्चाई पर बात नहीं। सच्चाई ये है कि इस देश में ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। बहनों और भाइयों, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी संपत्ति पर डकैती डालने की छूट देना चाहते हैं क्या? हिंदुत्व की आड़ में
हो रही जुल्म जाति भी यह काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इस पूरे मामले में अब चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। जो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। सिद्धार्थ यादव मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। चरण सिंह सापरा कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। अभय दुबे जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और प्रदीप सिंह भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सापरा साहब, पहला सवाल तो आप ही से है, चूंकि बार बार मोदी जी हमला कर ही रहे थे, अमित शाह बोल रहे थे, अब योगी आदित्यनाथ जी का भी बयान आ गया है अमरोहा में। जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को सत्ता में आने का मौका मिला तो शरिया लागू कर देंगे। देखिए, जिस तरह से पहले चरण का चुनाव हुआ है ना, उस पहले चरण के चुनाव में इन्होंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो प्रतिशत मिलना चाहिए था, जो ये चाहते थे, वो प्रतिशत इनको मिला नहीं है। इसीलिए ये सारे बौखला गए हैं। वो चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ है, चाहे कोई और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसीलिए झूठ के बादशाह और नफरत के शहंशाह जो हैं, वो इस तरह की बातें करने लगे हैं, ध्रुवीकरण की बातें करने लगे हैं। लेकिन मैं इनको याद दिला दूं कि कर्नाटक में भी बिल्कुल यही माहौल इन्होंने बनाने का प्रयास किया था। इसी माहौल से कर्नाटका का चुनाव भी चल रहा था और बजरंग बली को इन्होंने याद किया था। आपको याद दिला दूं कि बजरंग बली जी का नाम लेकर के ये अपने प्रचार सभा की शुरुआत करते थे, लेकिन बजरंग बली जी ने इनकी कोई मदद नहीं की। उसी तरह से ये जान गए हैं कि भगवान श्री राम, प्रभु राम भी इनकी मदद नहीं करना चाहते हैं। ये पहले फेस में इन्होंने देख लिया है। मैं चंद लाइनों में पूरी बात अपनी रखना चाहूंगा कि ये बात करेंगे नफरत और दंगों की, हम बात करेंगे भूखे नंगों की, ये बात करेंगे तुम्हारी कमाई की, हम बात करेंगे महंगाई की, ये बात करेंगे राम राज की, हम बात करेंगे काम काज की, ये बात करेंगे 3 तलाक की, हम बात करेंगे 15 लाख की, ये बात करेंगे शमशान कब्रिस्तान की, हम बात करेंगे संविधान की, ये बात करेंगे मन की, हम याद दिलाएंगे काले धन की, ये बात करेंगे मोदी भक्ति की, हम बात करेंगे देशभक्ति की। देखिए, हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। मैंने सुना बहुत धैर्य से सापरा साहब, आप ही से मैंने इस बातचीत की, आज शुरुआत की, इस डिबेट की, और मैंने बहुत धैर्य के साथ आपकी पूरी बात सुनी। लेकिन इसमें एक शब्द जो आपने कह दिया कि वो बात करेंगे रामराज की, तो उसमें क्या आपत्ति है आपको? रामराज की अगर बात हो रही है तो रामराज को तो आदर्श माना गया है, गांधी जी भी इसका जिक्र करते थे। हमको कोई आपत्ति नहीं। मैंने कहा कि वो मैंने हमको आपत्ति नहीं है। मैंने कहा ये बात करेंगे राम राज की। मैंने ये नहीं कहा कि ये ना बात करें। मैंने कहा ये बात करेंगे राम राज की, हम बात करेंगे राम राज की। बात करना तो अच्छी बात है ना, बात होनी चाहिए, राम राज भी होना चाहिए, काम काज भी होना। राम राज की बात करने में फिर दिक्कत क्या हो? तो अच्छी बात है। खैर, मैंने कहा ना बोला। जो अगली बात, कमाई वाली बात जो आपने कही, उस पर मैं आपको बताऊं कि आज फिर प्रधानमंत्री ने रैली में एक बात कही है। सुन लीजिए सापरा साहब, जवाब दीजिएगा, फिर मैं सिद्धार्थ यादव जी के पास जाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के शहजादा कहते हैं कि इसकी जांच कराई जाएगी कि कौन कितना कमाता है, आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितने घर हैं। सरकार आपकी इस संपत्ति पर कब्जा करेगी और इसे सभी को वितरित करेगी। हमारी माताओं और बहनों के पास सोना है, यह स्त्री धन है, और बहनों के पास सोना जो स्त्री धन है, इसे पवित्र माना जाता है, कानून भी इसकी रक्षा करता है। उनकी नजर आपके मंगलसूत्र पर है। झूठ के बादशाह ये बता दें कि ये हमारे किस मैनिफेस्टो में कहां पर लिखा हुआ है। यही तो बात है ना। बताइए सिद्धार्थ यादव जी, करके उसकी इंटरप्रिटेशन को बदल करके मैं पूछता हूं, सिद्धार्थ यादव जी बताइए कहां लिखा हुआ है, पूछ रहे हैं चरण सिंह सापरा। क्या? देखिए अखिलेश जी, सबसे पहले तो जो चरण सिंह जी कह रहे थे, इनने तो स्पष्ट कर दिया अपनी मंशा को। इन्होंने कह दिया कि ट्रिपल तलाक की हम बात करेंगे, तो ये लोग ट्रिपल तलाक को वापसी ले जाना चाहते हैं। जो इनके नेता राजीव गांधी ने शाहबानों के साथ किया था, वही तो आज ये मुसलमान बहनों बेटियों के साथ करना चाहते हैं। और उससे ऊपर ये कह रहे हैं कि हम बात करेंगे राम राज्य की, और ये लोग नहीं करना चाहते। तो मैं तो इनको कहना चाहता हूं कि राम राज किहे बिनु मोहि कहां विश्राम। अरे ये बात जो भारत की है, ये आप कहां समझ पाएंगे चरण सिंह जी?
पर बात तो आज सीधी आपसे पूछी जा रही है। देखिए अखिलेश जी, 3 दिन से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, जवाब कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं आया। कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में यह लिख देती है कि हम देश की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। इनके नेता मंचों पर जा जाके ये बोलते हैं कि हम वो सर्वे के बाद एक क्रांतिकारी निर्णय लेंगे। हम इस देश को, वो अपने मैनिफेस्टो में लिख देते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण को काट करके वो माइनॉरिटीज को उसमें आरक्षण देना चाहते हैं। और वो अपने मैनिफेस्टो में लिख देते हैं कि देश की जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में भी वो एक धर्म विशेष की अपॉइंटमेंट उसमें करना चाहते हैं। और फिर चरण सिंह जी यहां बैठ करके शायरियां सुना रहे हैं। अरे किस लिए शायरी क्यों सुना रहे हैं? देश की जनता आज आपसे पूछ रही है कि जब आपके प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तब हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था? क्या उन्होंने मंच से खड़े होकर के एक धर्म का नाम नहीं लिया था? अगर उन्होंने नाम लिया था तो आप क्यों शर्मा रहे हैं? और आज का आपका स्टैंड क्या है? यह कांग्रेस पार्टी से पूरा देश पूछ रहा है। देश की जनता डर चुकी है। वो देश की जनता जानना चाह रही है कि जो संपत्ति लोगों ने, देश की जनता ने अपनी मेहनत से अर्जित करी, क्या कांग्रेस पार्टी उसका सर्वे करवाकर जो हम बराबरी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी, यह फॉर्मूला सब पर अपनाएंगे तो क्या लोगों का घर छीन करके दे देंगे? लोगों की संपत्ति छीन करके दे देंगे? उनके जेवरात छीन करके दे देंगे? करना क्या चाहती है चरण सिंह जी? क्या करना चाहते हैं आप लोग, बताइए जरा। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो बयान ये कोट कर रहे हैं, ये आधा कोट कर रहे हैं, उसको पूरा बयान अगर पढ़ेंगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूरे परिप्रेक्ष्य में कहा। उन्होंने वंचितों के बारे में कहा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, महिला, सभी के बारे में, माइनॉरिटी सभी के बारे में कहा। और माइनॉरिटी में सभी लोग आते हैं, हम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, तो ये एक चीज खारिज हो जाती है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से ये मंगल सूत्र तक और वो सारी बातें कर रहे हैं, मुझे बताइए देश के प्रधानमंत्री इतने नीचे स्तर पर गिर करके भाषण कर रहे हैं। भाई इनके नफरती चिंटू बात करें, अगर प्रवेश वर्मा करें, अगर वो रमेश बिदुरी करें, अगर साध्वी प्रज्ञा करें, नुपुर शर्मा करें तो मैं मानता हूं, अगर वो टी राजा सिंह जो है वो बात करे तो मैं मानता हूं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा तो रखो। आप इतने नीचे स्तर पर बात कर रहे हैं कि जहां पर जो चर्चा ही नहीं है, जहां पर कुछ लिखा ही नहीं है, जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। जिक्र ही नहीं है, सोने का जिक्र ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनको दिक्कत इस बात से है कांग्रेस को कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, और वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। मैं अखिलेश जी सीधा प्रश्न पूछता हूं कांग्रेस पार्टी से। जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर, और उस वीडियो को जाकर के 50 बार सुन लीजिएगा, पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स, उन्होंने क्यों नहीं कहा सिख, क्यों नहीं कहा बौद्ध, क्यों नहीं कहा जैन, क्यों नहीं कहा पारसी? क्यों 60 साल में आपको देश के माइनॉरिटी कमीशन के लिए कभी एक वर्ग के अलावा, एक मुसलमान वर्ग के अलावा आपको कभी कोई नहीं मिला? चरण सिंह जी या कोई सिख नहीं बन पाया माइनॉरिटी कमीशन का आपके राज्य में अध्यक्ष? ऐसा क्यों है? और जब वो कहते हैं हिंदू और मुसलमान, जब वो अपनी स्पीच में कहते हैं कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का है, तब हिंदू मुसलमान नहीं होता। हमने आपका मैनिफेस्टो नहीं लिखा चरण सिंह जी, आपने लिखा है। आपने अपने मैनिफेस्टो में बात लिखी कि हम इस देश में ये सारी चीजें किसके लिए करेंगे? माइनॉरिटी के लिए करेंगे। और आपका इतिहास बताता आया है कि आप क्या क्या करते आए हैं। देश की जनता सवाल भी ना पूछे। आप एक तुष्टीकरण के वोट के लिए आप अपने मैनिफेस्टो में कुछ भी लिखते जाएं ताकि आपको वोट बटोर पाए। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। प्रदीप सिंह जी भी हैं, अभय जी, उनको भी चर्चा में लाना चाहूंगा। साबरा साहब आऊंगा आपके पास। सिद्धार्थ जी आगे आपको मौका और मैं दूंगा, अपनी बात रखिएगा। लेकिन प्रदीप सिंह जी, सर ठीक है, साबरा साहब 2 मिनट रुकिए, मैं और भी लोगों से जरा बात कर लूं। प्रदीप जी, क्या इसी बार इस तरह की बात हो रही है, ध्रुवीकरण की कोशिश, या तमाम जो हम शब्द बाण चलते हुए देख रहे हैं कि आज की तारीख में राजनीति की हकीकत यही हो गई है कि बात तो विकास से शुरू होती है लेकिन विमर्श धीरे धीरे इसी ओर चला आता है? देखिए, विकास की बात तो 5 साल तक चलती रहती। चुनाव के समय हर पार्टी को तलाश रहती है एक भावनात्मक मुद्दे जिससे वोटर को चार्ज किया जा सके, वो वोटर में ऊर्जा भरी जा सके, जिससे उत्साह पैदा हो और वो वोट देने के लिए निकले। इस चुनाव में हम लोग कल भी रात में बात कर रहे थे इस मुद्दे पर। ये हो रहा था कि ये ऐसा लग रहा था जैसे मुद्दा विहीन चुनाव हो, लेकिन मुद्दा विहीन नहीं, ये कोई भावनात्मक मुद्दा इस चुनाव में नहीं। पहले चरण के मतदान के बाद देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चरण के साथ जो है अपनी स्ट्रेटजी बदलती है। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ तो चुनाव से पहले ही भाजपा ने 6 चरण में चुनाव हुआ था। हर चरण के लिए अलग मुद्दा तय किया था पहले से कि पहले चरण में ये मुद्दा उठाएंगे, दूसरे चरण में ये मुद्दा उठाएंगे। उसी रास्ते पर इस लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी चल रही है। हर चरण के लिए ऐसा लगता है
अभी जिस तरह से शुरुआत हुई है उससे लगता है कि वो हर चरण के अनुसार मुद्दा तय, उसको मालूम है इतना लंबा चुनाव है, किसी एक मुद्दे को लगातार 7 चरण तक खींचना जो है वो बहुत आसान नहीं होगा। इसलिए हर चरण में आपको मुद्दे बदलते हुए दिखाई देंगे। इस चरण में ये हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात, और इसका मौका दिया है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह के पुराने बयान। उन दोनों से जो परसेप्शन बना है उसका फायदा उठा रही है बीजेपी। ठीक है, तो अभय जी क्या यह माना जाए कि घोषणा पत्र में जिन बातों का जिक्र है, जो बीजेपी के हवाले से मैं कह रहा हूं, वो और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वाला बयान, ये गले की फांस बनता हुआ दिख रहा है इस चुनाव में कांग्रेस के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से आरोप लगाती है कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है और दूसरे दल जो कि गैर भाजपा दल हैं उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो तुष्टीकरण को कभी भी ठीक से परिभाषित नहीं किया जाता, तो उससे लोगों की जो कल्पना शक्ति है उसको एक हवा मिलती है कि भाई तुष्टीकरण यूं हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। अच्छा, आज तक ये साफ नहीं कि मुसलमानों को ज्यादा नौकरियां दे दी गई, मतलब क्या किया गया उनको, ऐसा कैसा क्यों ऐसा विशेष लाभ पहुंचाया गया जिसलिए उनके ऊपर तुष्टीकरण का इल्जाम लगता है। इस बार प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर बताया है कि भाई मुसलमानों की जो तरफदारी की जाएगी वो किस तरह की जाएगी। हिंदुओं की संपत्ति छीन कर उनमें बांट दी जाएगी, हिंदू बहु बेटियों के जो मंगलसूत्र हैं वो उतार के उनको दे दिए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं साफ तौर पे, अपने मुंह से कह रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं लगता है कि देश का मतदाता जो है, ठीक है वो मुद्दा बनाना चाहते हैं, कल से ही हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, अभी जब तक ये चलती रहेगी बातें अब तक चर्चा करते ही रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस देश के मतदाता इतने मूर्ख हैं कि वो इस बात को मान लें कि उनकी संपत्ति छीन के मुसलमानों में बांट दी जाएगी। प्रधानमंत्री को जो मन में आए वो करें और उनकी बात को वाजिब ठहराने वाले लोग जो तर्क उसके लिए ढूंढें। मैं कम से कम निजी तौर पर यह नहीं मानता हूं कि इस मुल्क का मतदाता इतना बेवकूफ है कि वो ये मान ले। अच्छा, शरीयत के अगर कांग्रेस का जब वर्चस्व था इस देश में, जब कांग्रेस के अलावा कोई जीतता नहीं था, जवाहरलाल नेहरू ने जब अपने तीसरे बार 1962 में दावा पेश किया था तब भी 361 सीट प्राप्त की थी और उनके मुकाबले सीपीआई की केवल 29 सीटें थी। उस वक्त भी कांग्रेस ने कोई शरीयत के मुताबिक कानून लागू करना चाहती तो वो कर सकती थी। तो ये तो बिल्कुल देखिए जिस तरह की बात है, इसके अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक घृणा भरी हुई है। उस घृणा को हिंदुओं में फैलाकर एक प्रतिक्रिया मूलक गोलबंदी करना चाहते हैं। पहले चरण के जो अंदाजे लोगों के हैं उससे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को वैसा कोई उछाल दिखाई पड़ा जैसी वो अपेक्षा करती थी, इसलिए इस प्रकार की भ्रष्टाचार की बातें की जाती थी। भ्रष्टाचार का मुद्दा कहां चला गया? अब प्रदीप जी कह रहे हैं कि हर बार मुद्दा बदलेंगे, ठीक है, देखिए कब तक मुद्दा बदलते हैं, हम भी देखेंगे उसमें कितने बार मुद्दा बदला जाता है। सवाल खड़ा होता है जो बात अभय जी कह रहे हैं, सिद्धार्थ जी, क्या यह मतलब इसका निकाला जाए कि पहले चरण का जो मतदान हुआ, जो कांग्रेस भी आप पर आरोप लगा रही है कि उसके नतीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है, इसीलिए वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है इन बयानों के जरिए? देखिए अखिलेश जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो एक ड्राइंग रूम नैरेटिव बनाने का प्रयास है ना कि वोटिंग कम हुई तो इसलिए सरकार चिंता में, हमारे वोटर ने भरपूर वोट दिया है हमको और 102 सीटों पे जहां चुनाव हुआ भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस, मैं अब थोड़े दिन में रिजल्ट ही आ जाएगा, ज्यादा तो क्या कहूं, आपको देखने को मिल जाएगी। हमारे वोटर ने पूरा भरपूर वोट दिया। ये तो बौखलाहट है जो विपक्ष का वोटर था, जो जानता है कि कहीं रैलियों में आपस में मुक्के बज रहे हैं, कहीं आपस में इनके नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, कहीं आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनका वोटर नहीं निकल के आना चाह रहा। इसलिए पहली बात तो मैं आपके इस नैरेटिव से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। दूसरी बात, अभी जी कह रहे थे कि तुष्टीकरण कैसे होगा, देश की जनता मूर्ख नहीं है। बिल्कुल मूर्ख नहीं है। देश की जनता के सामने दो मॉडल रखे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है जिसमें भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबको घर कैसे मिलेगा, सबके घर में पानी कैसे पहुंचेगा, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और कैसे बढ़ेगा, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट्स का क्या प्लान है आगे, हमारे देश का हेल्थ केयर का कवर आगे कैसे बढ़ सकता है। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है जहां पे साफ दिख रहा है देश की जनता को कि वो किसका वोट लेने के लिए क्या क्या लिख रहे हैं। मैं तो पूछता हूं आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस शो पर साफ कर दें, क्या कांग्रेस पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण काट के, जैसे कर्नाटक में 4% का आरक्षण एक विशेष समुदाय, सिखों को नहीं दिया, बौद्धों को नहीं दिया, पारसी को नहीं दिया,
जैसे एक विशेष समुदाय मुसलमान को दिया है, ऐसा देश भर में करना चाहते हैं क्या? जो वेल्थ का सर्वे वो करवाना चाहते हैं, उसको सर्वे करके जो समानता की वो बात कर रहे हैं, वो किसको बांटने के लिए करना चाहते हैं? मनमोहन सिंह जी ने जो कहा था उस पर उनका स्टैंड क्या है? जो मुस्लिम लीग कहती थी 1936 में, वही आज कांग्रेस पार्टी 2024 में कह रही है। और फिर आप कहते हैं कि देश की जनता मूर्ख नहीं है। देश की जनता बिल्कुल मूर्ख नहीं है, इसलिए वो आपका इस मुखौटे को समझ पा रही है, वो जान पा रही है सब बातें आप किसके वोटों के लिए कह रहे हैं, और देश की जनता इन सब चीजों को ख्याल में रख के अपना मत करेगी। हमने प्रश्न पूछ लिया तो आपको खराब लग गए, आप डॉक्यूमेंट में लिख करके वोट मांगना चाहते हैं, तुष्टीकरण करके वोट मांगना चाहते हैं, आपसे प्रश्न भी ना पूछा जाए, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है, ऐसे तो साबरा साहब चुनाव में आए हैं, स्पष्ट करिए ये बातें, स्पष्ट करिए। साबरा साहब जो कह रहे सिद्धार्थ जी उसका जवाब दीजिए, और इसी में एक सवाल मैं भी जोड़ देता हूं कि सरकारों का काम होता है हर किसी को, जो भी जनता है उसे समान अवसर उपलब्ध करवाना, ना कि पहले किसका हक है, दूसरे नंबर पर किसका हक है, तीसरे नंबर पर किसका हक है, इसकी श्रेणी कोई बनाई जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये याद दिला दूं कि अपने प्रधानमंत्री के भाषण ध्यान से सुना करिए। बांसवाड़ा में उन्होंने जो कहा और जिस तरह से उन्होंने मुसलमान समुदाय को लताड़ने का प्रयास किया, वो उन्होंने अगले दिन अलीगढ़ में नहीं किया। अलीगढ़ में आकर के बच के बोले, फिर अलीगढ़ के अंदर उन्होंने हज पे जाने की भी बात की और 3 तलाक की भी बात की कि हमने मुसलमानों की किस तरह से मदद की है। यानी देश के प्रधानमंत्री खुद ही कंफ्यूज्ड हैं कि वो किस तरह से करें। तो इसी तरह से आप भी कंफ्यूज्ड हैं, आपको भी पता नहीं है कि मैनिफेस्टो के अंदर क्या लिखा है। पहले मैनिफेस्टो पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या और वंचित जो गट हैं उनके आरक्षण को कट करके हम मुसलमानों को देंगे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हमने सिर्फ इतना लिखा है कि सोशो इकोनॉमिक सर्वे इसलिए चाहिए क्योंकि बीजेपी की सत्ता के तहत जो आर्थिक विषमता हुई है, जो विषमता बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आज देश के अंदर जो हमारी 50% संपत्ति है ना, वो 1% लोगों के पास में है, वो मोदी जी के जो धन कुबेर हैं उनके पास में है, और यही पूंजीपतियों की आज चल रही है। और यही मोदी जी चाहते हैं कि देश के साधन और संसाधनों पर मात्र 1% जो पूंजीपति है उनका राज होना चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं सबका अभय राज जी, होना अभय जी चाहिए, को जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद सिद्धार्थ जी आपके पास आता हूं। ठीक है, साबरा साहब हो गई आपकी बात। अभय जी जब ये चुनाव अपने बहुत शुरुआती दौर में था, अब तो एक चरण का मतदान हो चुका है, तो मैंने एक जगह कहा था और मुझे अब याद आ रहा है आज संयोग से कि ये चुनाव, इस चुनाव में कोई जज्बाती मुद्दा हावी नहीं है, इसलिए ये घोषणा पत्र केंद्रित चुनाव हो सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार अपनी आलोचना के जरिए या अपनी निंदा के जरिए कांग्रेस के घोषणा पत्र को पूरी बहस में ला दिया है, मुझे लगता है कि इससे तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखने की कोशिश भी करेंगे, लोगों में उत्सुकता भी होगी। आखिरकार देश में 60 साल राज करने वाली पार्टी किस तरह शरीयत का कानून लागू करना चाहती है, किस तरह हमारी संपत्ति हमसे छीन ली जाएगी। घोषणा पत्र में कई बातों को लोग अगर लागू करने लगे राजनीतिक दल, तो उसमें लोगों की भाजपा कह रही है, भाजपा ऐसी बात को मुद्दा बना रही है। मेरा ही कहना है घोषणा पत्र आमतौर पर बौद्धिक चर्चा के केंद्र बन के रह जाते हैं, कागजी दस्तावेज रह जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, इस बार संयोग से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के घोषणा पत्र को केंद्र में ला रही है। ठीक है सिद्धार्थ जी, जल्दी से चर्चा होगी और अच्छी बात है। कम से कम कांग्रेस का घोषणा पत्र जो लोग कम से कम बुद्धिमान लोग हैं, और बुद्धिमान लोगों की देश में कमी नहीं है, वो जरूर पढ़ेंगे। सिद्धार्थ जी आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन अभय जी इसमें ये कह रहे हैं कि इसी बहाने आपने लोगों को कह दिया कि जाके पढ़ो कांग्रेस का घोषणा पत्र। बिल्कुल कह दिया अखिलेश जी, बिल्कुल कह दिया, जाकर के पढ़िए, क्योंकि अगर पढ़ लिया तो डर जाएंगे, और अभी जी ने पूरा पढ़ लिया तो वो भी डर जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, फ्रीडम वाले सेक्शन में जाइएगा, जब मीडिया का सेक्शन है, मीडिया का फ्रीडम कैसे चेक किया जाएगा, और जुडिशरी के सेक्शन में जाइएगा, पॉइंट वाइज कर सकता हूं, सामने खोल के बैठा हूं। अगर ये लिख दे कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कि एक जुडिशियल ओवरसाइट कमिटी वो बनाएगी जो डिसिप्लिन चेक करेगी, उन जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे? पूरे जजेस को आप अपने अंडर लाना चाहते हैं, कोलिजियम को हटा करके रिजर्वेशन वहां लाना चाहते हैं। देश की जनता ने पढ़ लिया तो बहुत बवाल हो जाएगा अभी जी, इसलिए ये मत कहिए कि वो पढ़ लें। पहली बात तो कांग्रेस उतना ही जवाब दे दे जितना उन्होंने कहा है। दूसरी बात, चरण सिंह जी कह रहे थे अभी कि अडानी अंबानी के पास सारी संपत्तियां उनको ये बांटेंगे, जो वक्फ को आपने संपत्ति दी थी उसका क्या करेंगे? शुरू हो चुकी है ये जो वक्त मैं अभी जी आपके बीच में नहीं बोला था, नहीं मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं अभी जी आपके बीच में नहीं बोला था, एक बार 10 सेकंड लूंगा बस। मैं ये पूछना चाहता हूं, चरण सिंह जी से पूछना चाह रहा हूं, ये जो 2014 के अप्रैल में आपने लुटियंस दिल्ली की 120 से अधिक प्रॉपर्टीज को
एक रात के ऑर्डर में वक्फ बोर्ड को दे दिया था, गुरुद्वारा कमेटी को तो नहीं दिया था, जैन समाज को तो नहीं दिया था, दलित समाज को तो नहीं दिया था। ये जो उनको दे दिया था उसका भी बंटवारा करेंगे क्या? या जो राहुल गांधी जी 5,000 करोड़ की बेल पर बाहर हैं, वो अपनी संपत्ति का भी बंटवारा करेंगे? पहले अपना तो बांट लो कांग्रेस पार्टी में। अरे आप लोगों का इतिहास ऐसा रहा है, आप लोग की स्टेटमेंट्स ऐसी रही, आप लोग के प्रधानमंत्री खुले में कहते रहे कि पर्टिकुलरली द मुस्लिम। पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। पहले चरण के बाद रुझान आने शुरू हो गए हैं, यह हार का शुरुआती लक्षण है, यह कहना अखिलेश यादव का। ऐसी भाषा से लोकतंत्र कमजोर होता है। ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। हार नहीं रहे, हार चुके हैं। तो मतों की गिनती हालांकि अभी शुरू नहीं हुई है, तमाम चरण के चुनाव बचे हुए हैं, लेकिन अखिलेश जी को लग रहा है कि रुझान आने शुरू हो गए हैं। सिद्धार्थ जी इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हताश है, आप लोग परेशान हैं, इसीलिए सब बोल रहे हैं। देखिए अखिलेश जी, उनकी हताशा और उनकी परेशानी के तो कारण बहुत हैं। रांची में जो रैली हुई इंडी अलायंस की, उस मतलब हमने वो प्रचार में जो सुन रहे थे ना कई दिन से कि हाथ बदलेगा हालात, वो हाथ से इतने ज्यादा हालात बदलते हमने उस रैली में देख लिए थे। ये जिनके आपस में इतनी ज्यादा आपस में लड़ाई हो, आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हो, कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, कहीं पे ऐसा एक अलायंस बन चुका है जो एक दूसरे को जानता है, सब एक दूसरे को जानते हैं, ये भी भ्रष्टाचारी, मैं भी भ्रष्टाचारी, हम दोनों चोरी करने के लिए यहां पहुंचे, इसकी ज्यादा सीट ना आ जाए क्योंकि ये प्रधानमंत्री की दावेदारी ना करते। अरे देश को कहां लेकर के जाएंगे? हमारे यहां क्लियर विजन है। हम 2047 की बात कर रहे हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, देश को प्रगतिशील बनाने की बात कर रहे हैं, गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। हम अपना ट्रैक रिकॉर्ड लोगों के सामने रख रहे हैं और एक मजबूत नेतृत्व लोगों के सामने रख रहे हैं। हम एक ऐसा नेतृत्व रख रहे हैं जिसको पूरी दुनिया देख रहा है। कहां से हताशा होगी? हमारा वोटर, हमारी देश की जनता भरपूर समर्थन हमको दे रही है, इसीलिए हम कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि 400 पार होगा। और एक की तो शुरुआत भी हमने कर दी है। चरण सिंह साबरा जी 399 बाकी है। हाँ, वो कह रहे हैं कि एक शुरुआत भी हो गई है, निर्विरोध उनके एक जीत भी गए हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कहां से हताशा होगी? मैं तो कह रहा हूं, मतलब सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। आप लोगों को कहां से ट्रेंड पता चल जा रहा है कि बीजेपी हार रही है? नहीं, ये हताश हो ना हो, जनता तो हताश है। आज जनता महंगाई की मार सह रही है, बेरोजगारी की मार सह रही है, आर्थिक विषमता की मार सह रही है। और ये बात कर रहे थे कुछ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की, तो मैं इनको भी पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूंजीपति मित्रों को कितनी नवरत्न कंपनियां बेची हैं? इसका भी लिस्ट निकाल करके जरा दर्शकों के सामने रख दीजिए, बता दीजिए कितनी नवरत्न कंपनियां जो है औने पौने दाम पर गई हैं। और फिर आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी ने उन महिलाओं के, उन विधवाओं के मंगलसूत्र गिने हैं जो नोटबंदी के समय विधवा हुई, जो कोविड के समय विधवा हुई? क्या उनके मंगलसूत्र गिने हैं? क्या उन विधवाओं के मंगलसूत्र गिने हैं? जो 700 किसान हमारे मृत्यु हुई उनकी, 1 साल तक आंदोलन चलता रहा, या लखीमपुर खीरी के अंदर जो किसानों की मृत्यु हुई उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र आपने गिने हैं? मंगलसूत्र की बात करते सरासर झूठी बात करते। दरअसल सवाल यही है कि पहला जो फेस हुआ है उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को ऑक्सीजन की जरूरत है, और वो ऑक्सीजन हिंदू मुसलमान की और ध्रुवीकरण की ऑक्सीजन लेना चाहती हैं। लेकिन सेकंड फेस होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी निश्चित। लेकिन एक सवाल यहाँ से सापरा साहब ये भी है, इसका जवाब मैं प्रदीप जी से लेना चाहता हूं कि बार बार कांग्रेस जो जाति की बात कर रही है, जातीय सर्वे की बात कर रही है, प्रदीप जी कहीं इसी का जवाब तो बीजेपी नहीं दे रही है जो धर्म का कार्ड खोलकर खेला जा रहा है? देखिए, तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पर नया नहीं, उसके लिए समर्थन में, उसको बचाव में कोई भी बौद्धिक तर्क दिया जाए, वो प्रमाणित हुआ जिस दिन शाहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजीव गांधी की सरकार ने संसद के प्रस्ताव के जरिए उसको पलटा। उस दिन मौलानाओं के दबाव में, मुस्लिम मौलानाओं के दबाव में उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के बदला गया। और उसके बाद जो आरोप देखिए, राजनीति में सब कुछ सच नहीं होता, ये मैं मानता हूं, लेकिन परसेप्शन जो है वो बहुत मैटर करता है। ये परसेप्शन बन गया है, खासतौर से मनमोहन सिंह का जो बयान आया उसने उसको और पुष्ट किया, उस परसेप्शन को। कांग्रेस मनमोहन सिंह के बयान का कोई वाजिब स्पष्टीकरण इतने सालों में नहीं दे पाई।
तो इसलिए जो है वो परसेप्शन, वो धारणा और पुष्ट होती गई। अब ये सही है गलत है इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ये धारणा बनी हुई है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती है और उसके मैनिफेस्टो से जो बातें निकालकर बीजेपी बोल रही है उसी धारणा को और पुष्ट करने की कोशिश कर रही है। अब जनता उसको मानेगी नहीं मानेगी मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात, ये जो कि पहले चरण के बाद, मैं 4 चुनाव की बात करता हूं, 2 लोकसभा और 2 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव देखे। पहले चरण के बाद ये हवा चलती है कि बीजेपी हार गई, साफ हो गई। जब नतीजे आते हैं तो इसका ठीक उल्टा आते हैं। इस बार क्या ये भविष्यवाणी सही हो जाएगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो ट्रेंड है 4 बार का, उस तथ्य को मैं सिर्फ सामने लाना चाहता हूं। जी, और अभय जी, वही सवाल जो प्रदीप जी से मैं पूछ रहा था, मैं चाहूंगा आप भी, आपका इस पर विश्लेषण क्या है, आपका क्या सोचना है। ये जो जाति वाली बात कई बार कांग्रेस कर चुकी है, जातीय सर्वे की बात, और अभी से नहीं, विधानसभा चुनाव के दौरान भी हम देख रहे थे, अभी जो हाल में 5 राज्यों में हुए थे चुनाव, उसी का जवाब यह दिया जा रहा है क्या, जाति का जवाब धर्म से? मंडल कमंडल की राजनीति पहले भी हमने देखी है। देखिए, जातिगत सर्वे की जो बात कही जा रही है, मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि ये कोई चुनावी मुद्दा है। मैंने इसको कभी वक्त राहुल गांधी अक्सर बोलते हैं, वो नहीं, वो तो लगातार अभी से नहीं, चुनाव के पहले से कह रहे हैं, विधानसभा चुनाव के जमाने से कह रहे हैं। देखिए, ये बात तो जो 3 विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, 4 विधानसभाओं के, तब भी ये बात कही थी। इस मुद्दे का कोई मतदाताओं के ऊपर ऐसा असर नहीं है। ये एक दूरगामी तरह की बात है, इसमें नीतियां बनाने में आसानी होगी, उसका तो महत्व है जातिगत सर्वे में। चुनावी मंच से इस बात को कहने का मतलब ही है ना कि आप वोट साधने के लिए बात नहीं, वो वोट साधने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि भाजपा इसको एक बहुत प्रभावी चुनावी मुद्दे के तौर पर देखती रही है। अच्छा, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी रणनीति कुशल है कि वो ये समझ सके कि ये मुद्दा कोई खास मतदाताओं को प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। तो ये तो बात मैं नहीं मानता हूं, जातिगत मुद्दे का सवाल है। मैं यही जानना चाहता हूं, वोटर अगर सर विश्लेषण आप थोड़ा इस पर बताइए दर्शकों को कि लेकिन वोटर अगर जातियों के खांचे में बंटता है, हिंदू वोटर्स की चलिए हम बात कर लें, तो इसका फायदा किसको होगा? जातियों के खांचे में इसलिए नहीं बटाया कि उन्होंने जातिगत सर्वे का मुद्दा उठा दिया है। जातिगत खांचे में हमेशा बटा रहता है। इस बार हुआ यह है कि चूंकि कोई जज्बाती मुद्दा हावी नहीं था, इसलिए जातियों और समुदायों की जो दावेदारी है, एक जाति पूछ रही है भाई हमें कितने टिकट दिए गए, हम आपको हमेशा वोट देते हैं, आपने टिकट क्यों नहीं दिए, हमारी जात के लोगों के टिकट काटे, उसमें उसकी जगह हमारी ही जात के बंदे को टिकट क्यों नहीं दिया, किसी दूसरे जात के बंदे को टिकट क्यों दे दिया। ये सब जो चर्चाएं हो रही है ना, ये चर्चाएं जातिगत दावेदारी पेश कर रही हैं, इसकी वजह से भाजपा को मुश्किल हो रही है। तो ये लोगों की भावना दब जाए, उसके ऊपर एक बड़ी हिंदू, एक सांप्रदायिक मुसलमान विरोधी एक अस्मिता पहचान उसके ऊपर हावी हो जाए, ये कोशिश है। ठीक है सिद्धार्थ जी, जवाब दीजिए जो अभय जी कह रहे हैं वो भी, और मेरा सवाल ये भी है कि जब आप लोग गए थे चुनाव में, उस दौरान तो विकास की ही लगातार बातें होती रही, तो अब विकास वाला मुद्दा नेपथ्य में जाता हुआ क्यों दिख रहा है? अब जो राजनीतिक विमर्श है, डिस्कोर्स है, वो इसके इर्द गिर्द क्यों हम देख रहे हैं, धर्म के इर्द गिर्द? वो भ्रष्टाचार का मुद्दा कहां गया? देखिए अखिलेश जी, विकास का मुद्दा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पर्यायवाची है। जब जब देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जाएगा, तब तब इस देश ये विकास को याद करेगा। ऐसा ही थोड़ी हो जाता है कि 60 साल के अंदर ये लोग एक एम्स बनाते हैं, 6 एम्स आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बनाते हैं, और 10 साल के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 एम्स बना देते हैं। हमने जब 2004 में इनको सौंपी थी सत्ता, तब भारत 10वें स्थान पर था। 2014 में हमने वापस ली, 10वें स्थान में था। हम उसको 10 साल में 10 से 5 पे ले आए, हम 3 पे ले जाने की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं। ऐसी अनगिनत चीजें, अनगिनत लंबे फहरिस्त है। तो विकास की बात, तो विकास का एजेंडा जो है वो जनता के बीच में है, मोदी की गारंटी जनता के बीच में है। पर आपने प्रश्न पूछा जातिगत जनगणना पे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ये जो राहुल गांधी स्कैम है ना, सबसे बड़ा, जो अर्बन नक्सल की ट्यूशन से राहुल गांधी सीख करके आए हैं, पर जो घुसपैठियों का प्रेम है वो जनता के सामने एक्सपोज्ड है। अगर बात ये करेंगे SC ST OBC की, पर फायदा किसको पहुंचाएंगे? एक विशेष वर्ग को, क्योंकि इनको पता है वोट हमें वहां से लेना है। नहीं तो अगर आपको आरक्षण देना था, कर्नाटक में 4% आपने मुस्लिम आरक्षण दिया, और बढ़ा देते, SC ST OBC के लिए दे देते, कभी नहीं दिया। आपको अगर प्रॉपर्टी देनी थी, दलितों को दे देते, वंचितों को दे देते, शोषितों को दे देते, कभी नहीं दी। वक्फ को दिया आपने इतिहास में जब भी कहा, मनमोहन सिंह जी भी खड़े होते हैं, पर वो खड़े होकर ये नहीं कह पाते पर्टिकुलरली द दलित्स ऑफ दिस कंट्री, कभी नहीं बोला। उन्होंने बोला बहुत गंभीर इल्जाम है ये जो अर्बन नक्सल, बहुत गंभीर इल्जाम आप पे लगा रहे सिद्धार्थ जी, जवाब दीजिए। निकल करके ठीक है सापरा साहब, जल्दी से। ये कोई इल्जाम ही नहीं है, ये सारी झूठी बातें। अभी आदरणीय प्रदीप जी भी कुछ बात मैनिफेस्टो की कर रहे थे, आदरणीय प्रदीप जी ने भी पढ़ा होगा मैनिफेस्टो।
ये जितनी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, गली से लेकर के दिल्ली तक के नेता जो है वो आधी झूठ कर रहे हैं, जो मैनिफेस्टो में है ही नहीं है। मंगलसूत्र ये वो जिस परिभाषा में ये बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमने तो हर पन्ना अलग रखा है, वंचितों के लिए अलग पन्ना, एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, माइनॉरिटी के लिए अलग। ये मात्र माइनॉरिटी का पन्ना पढ़ के बोल रहे हैं, दूसरे पन्ने पढ़ ही नहीं रहे। और जहां तक जातिगत जनगणना का सवाल है, मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी क्यों खिलाफ है जातिगत जनगणना के? क्या नीतीश कुमार जातिगत जनगणना नहीं चाहते? क्या जीतन राम मांझी जातिगत चलिए, अब वक्त नहीं है सापरा साहब, मुझे बीच में आपको रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, सिद्धार्थ जी, अभय जी, प्रदीप जी, आपका शुक्रिया। लेकिन जनता से मैं यही कहना चाहूंगा डिबेट के आखिर में, अब चुनाव का वक्त है, आप वोट के लिए जा रहे हैं, वोटिंग के लिए जा रहे हैं, घोषणा पत्र खुद से पढ़ लीजिए। आप चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी भी पार्टी का हो, नेताओं के कहने पर घोषणा पत्र की बातों को मत समझिए।